वेलकम बैक। इससे पहले हमने हेमोरॉइड्स अर्श रोग जो था वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली पार्ट हमने देख लिया था। अब हम नेक्स्ट पार्ट 2 की बात करेंगे जिसमें हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो है हेमोरॉइड्स यानी पाइल्स को डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपरली। हेमोरॉइड्स से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ हेमोरॉइड? हेमोरॉइड्स आर पेनफुल स्वेलिंग। हेमोरॉइड्स क्या है? हेमोरॉइड्स आर पेनफुल स्वेलिंग एनलार्ज बल्जिंग ब्लड वेसल्स इन द लोअर पोर्शन ऑफ रेक्टम और एनस। जैसा कि हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक्चुअली पाइल्स में होता क्या है, जो रेक्टम की ब्लड वेसल्स हैं, एनल कैनाल की जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या कर जाती हैं, बल्ज कर जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं ड्यू टू इन्फ्लामेशन और ड्यू टू एनीथिंग, कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनके पाथ में जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है फ्रिक्शन के कारण, किसी भी कारण से जब वो बल्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और उसमें पेनफुल स्वेलिंग होती है, यानी स्वेलिंग होती है और काफ़ी पेन होता है। आपको स्टूल्स जब आप पास करते हैं तो काफ़ी पेन होता है इन द लोअर, कहाँ हो सकता है, रेक्टम में और एनस में। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पाइल्स या हेमोरॉइड्स। तो इस कंडीशन को हम पाइल्स या हेमोरॉइड्स के नाम से जानते हैं। बवासीर से हिंदी में कहा जाता है नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में। तो ये है हमारा पाइल्स। और जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपका रेक्टम है, ये आपका एनस हो गया, ये एनल कैनाल। नाउ ये आपकी बल्जिंग ब्लड वेसल्स है जो बड़ी हो गई है, साइज़ में बल्ज हो गई है किसी भी कारण की वजह से, और इसके कारण जो आप स्टूल पास करेंगे उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा और आपको स्टूल पास करते समय पेन होगा। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे आपका पाइल्स या हेमोरॉइड्स। तो ये है बेसिकली। अब टाइप्स देखते हैं इसके, कितने टाइप्स का जो है हेमोरॉइड्स हमारा होता है। तो दो टाइप्स का है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स एंड इंटरनल हेमोरॉइड्स। तो दो टाइप का हेमोरॉइड्स हमें देखने को मिलता है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स और इंटरनल हेमोरॉइड्स। अब जैसे कि यहीं पे डायग्राम में ही हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स क्या है, जो एनस है, एनस के अराउंड, जो एनस की लाइनिंग पे या एनस के अराउंड जो आपका बल्जिंग ब्लड वेसल्स होगी, अगर वहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है ब्लड वेसल्स का, वहाँ पे स्वेलिंग है, वहाँ पे पेन है, तो हम उसे बोलेंगे जनरली एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। और जब आपका रेक्टम के अराउंड जो है, एनल एनस से अंदर, एनस से अंदर रेक्टम कैनाल, एनल कैनाल में अगर आपका बल्जिंग हो जाएगी ब्लड वेसल्स की, जो बाहर नहीं आई है, एनस से बाहर नहीं आई है, बल्ज आउट नहीं हुई है, तो उसे हम बोलेंगे आपका इंटरनल हेमोरॉइड्स। यानी जो अंदर हो रहा है वो इंटरनल हेमोरॉइड, जो एनल की बाउंड्री पे, एनस पे या उससे बाहर बल्ज आउट कर रहा है, उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। द नाउ एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स, यानी एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स और इंटरनल हेमोरॉइड्स में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो एक्सटर्नल पाइल्स क्या है? यूजुअली पेनलेस, ज़्यादातर पेनलेस होता है, इतना नॉर्मली पेन इसमें देखा नहीं जाता। और इफ़ ब्लड कम्स इट कैन बी पेनफुल एंड हार्ड लम्स। अगर ब्लड आ रहा है, अगर एक्सटर्नल पाइल के केसेस में ब्लड आ रहा है तो वो पेनफुल हो सकता है, और लम्स जो हो सकते हैं वो भी हार्ड हो सकते हैं, जो लम्स। अब हम डायग्राम में देखते हैं, ये देखिए, ये एनस है और एनस के देखिए बाउंड्रीज पे जो है ब्लड वेसल्स की बल्जिंग हो गई है। ये ब्लड वेसल्स बल्ज होके पूरा क्लोज कर दिया है। अब जो हम स्टूल पास करेंगे उसमें हमें क्या होगा, पेन होगा, काफ़ी पेन होगा, और हो सकता है ब्लड भी आए। और नॉर्मली जो है इसमें पेनलेस हमें देखा जाता है नॉर्मल सिचुएशन में। थोड़ा सीवियर हो जाएगा तो पेन की कंडीशन हो सकती है। देन बात करते हैं इंटरनल पाइल्स की। तो इंटरनल पाइल्स डेवलप विद इन एनस बीनीथ द लाइनिंग। एनस के अंदर डेवलप होते हैं बीनीथ द लाइनिंग्स, यानी ये है एनस की लाइनिंग, यानी इसके अंदर जो डेवलप्ड होगा, इसके अंदर जो यहाँ पे डेवलप हुआ है, ये है आपका इंटरनल पाइल्स, एनस के बीनीथ लाइनिंग में डेवलप होते हैं। पेनलेस ब्लीडिंग एंड प्रोट्रूजन। ब्लीडिंग जो होती है कभी कभार पेनलेस होती है और प्रोट्रूजन होता है, बड़ा हुआ आता है। कभी कभार क्या होता है, इंटरनल पाइल्स जो हैं वो बढ़ के क्या है ना, एनल से एनस से हमारा बाहर आ जाते हैं, बल्ज आउट हो जाते हैं। तो वो कंडीशन भी हो सकती है, और पेनलेस ब्लीडिंग, और सीवियर कंडीशन पेन के साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। श्रिंक बैक टू नॉर्मल, श्रिंक बैक टू नॉर्मल बट रिक्वायर ट्रीटमेंट इन सीवियर केसेस। अब क्या है, नॉर्मली जो होता है, अगर हम अपना डाइटरी हैबिट्स चेंज कर दें, अपना नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमें पाइल्स है, अगर हम इन सब कारणों को जो है चेंज कर दें, निदान का परिवर्जन कर दें अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, निदान का अगर परिवर्जन करते हैं तो ये क्या होता है, श्रिंक बैक हो जाते हैं, वापस से नॉर्मल हो जाती है ब्लड वेसल, जो बल्ज हुई है वो नॉर्मल हो जाएगी। ये क्या है, ये नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है सीवियर केसेस में, अगर ब्लड वेसल्स की जो बल्जिंग है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, ब्लड वेसल्स की बल्जिंग काफ़ी बढ़ चुकी है, मान लीजिए ये इससे ज़्यादा बल्ज हो गई, तो फिर हमें सीवियर केसेस में जो है मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ अगला देखते हैं हम। इसमें अब हम देखेंगे कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर की, किन किन कारणों की वजह से जो है हमारा हमें हो सकता है हेमोरॉइड्स की कंडीशन, पाइल्स की कंडीशन किन किन कारणों की वजह से आ सकती है। तो सबसे पहला, सबसे मेन कारण रहता है कॉन्स्टिपेशन, विबंध।
अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वेवन। इट्स अ होल टॉपिक, आयुर्वेदा में रोग निदान में अलग सा टॉपिक है। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो है हमारा पाइल्स की कंडीशन सबसे मोस्टली सबसे कॉमनली देखी जाती है ओल्डर एज में, या किसी भी पर्सन को अगर पाइल्स है तो सबसे पहला जो मेनली कॉज होता है वो कॉन्स्टिपेशन ही होता है। बिकॉज कॉन्स्टिपेशन से क्या होता है, आपके स्टूल हार्ड हो जाते हैं, हार्ड स्टूल हो जाते हैं ना कॉन्स्टिपेशन में। तो हार्ड स्टूल्स की वजह से क्या होता है, उनको पास करते समय फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है आपकी एनल कैनाल रेक्टम पे। जब फ्रिक्शन लगता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, इरिटेशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल जो है वो बल्ज आउट कर जाती हैं। बल्ज आउट करेंगी तो मोर कॉन्स्टिपेशन होगा, तो स्टूल पास करने में मोर फ्रिक्शन होगा। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा फिर वही ब्लड वेसल से जो है पेन होगा उनमें, और उनसे क्या होगा, ब्लड आपका बाहर आएगा। तो ये कंडीशन हो जाए, सबसे पहला हमारा मेन कारण हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। देन दूसरा कारण है एजनिंग। एज एज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उस केसेस में भी कॉन्स्टिपेशन कॉमनली देखा जाता है। यानी ओल्ड एजेस में कॉन्स्टिपेशन जो है एक तरह से नॉर्मल पाया जाता है एज कम्पेयर टू यंगर एज। तीसरा है सीवियर कफिंग। अगर सीवियर कफ है तो उस कारण में भी आपको क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्योंकि जब भी आप कफ है, जब भी आप खांसी करते हैं, जब भी आप कफ होता है तो एब्डोमिनल एरिया में ना आपका पड़ता है जोर। जब आप करेंगे तो इन्वायरल रीजन में भी आपका जो है उसका प्रेशर पड़ता है, तो उस प्रेशर के कारण भी जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नेक्स्ट, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट। अगर काफ़ी हैवी ऑब्जेक्ट्स हम लिफ्ट करते हैं तो उसके कारण भी जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ में जो है कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है। इट्स काइंड ऑफ जो है रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, बट ये है कि हाँ प्रेगनेंसी के दौरान और चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन में भी मदर को है जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। देन लैक ऑफ फाइबर इन द फूड, ये भी एक मेन कॉज है, इंपॉर्टेंट कॉज है कि अगर फाइबर फूड आप नहीं लेते हैं, फाइबर्स नहीं लेते हैं अपनी डाइट में, अपनी फूड में, तो उसके कारण आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ एनल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर किसी भी कारण से एनस में कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके कंसिडर करते हुए क्या है, ब्लड वेसल जो है इन्फेक्शन के कारण बल्ज हो सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन आपको आ सकती है। नेक्स्ट, आठवां, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत तीव्र कॉन्स्टिपेशन है, यानी काफ़ी मतलब जो है आपके स्टूल जो है बहुत हार्ड है, आपको वीक में आप एक बार दो बार ही बस स्टूल पास ऑन कर पाते हैं, इतना सीवियर आपको कॉन्स्टिपेशन है, या आपको डायरिया है। ये नहीं है कि खाली कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको डायरिया भी बहुत सीवियर है तो इस कंडीशन में भी आपको जो है आपका पाइल्स की कंडीशन हो सकती है। नाउ पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन। पोर्टल यानी हिपेटोपोर्टल, लीवर का किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी तरीके से का जो है दिक्कत जो है लीवर में है, तो उसकी वजह से भी आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो सकती है। तो ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो सकती है। नाउ अलग हम देखें तो अगर आप काफ़ी सिटिंग वर्क है आपका, आप बैठे बैठे अपना काम करते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ज़्यादा लिम्ब की मूवमेंट्स नहीं है, तो उस कंडीशन में भी, ऑफिस वर्क में भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। प्रेगनेंसी में हमने देखा कि कॉन्स्टिपेशन की नॉर्मली आ सकती है कंडीशन। देन ओबीस पर्सन को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा पाया जाता है, एंड स्ट्रेस की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्स्टिपेशन की पैथोफिजियोलॉजी की, किस तरीके से जो है हेमोरॉइड्स डेवलप्ड होते हैं बॉडी में। क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी एक मेन प्रोस्पेक्टिव होता है किसी भी डिजीज़ को समझने के लिए। अगर आप पैथोफिजियोलॉजी समझ गए, उसकी संप्राप्ति समझ गए, तो डिजीज़ को आप आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते खुलते हैं आपको ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमने बोला कि मेनली जो होता है डिजीज़ होती है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन हुआ। कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या हुआ, इंक्रीज इंट्रापेल्विक प्रेशर। अब जो इंट्रापेल्विक प्रेशर है कॉन्स्टिपेशन की वजह से इंक्रीज हो गया। ये देखिए, ये है आपकी रेक्टम, ये आपका एनस, ठीक है। अब कॉन्स्टिपेशन है, आपको आपके स्टूल हो गए हार्ड, हार्ड स्टूल है, ठीक है, निकलने में दिक्कत है। ये आ गई आपका, ये है रेक्टम, ये है एनस, रेक्टम एंड एनस। अब हार्ड स्टूल है तो क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो आपने इस हार्ड स्टूल को पास ऑन करने के लिए क्या कराया, प्रेशर एक्सर्ट किया, ठीक है, बॉडी ने प्रेशर एक्सर्ट किया। अब प्रेशर एक्सर्ट किया तो नीचे जितना भी ये पेल्विक रीजन में आता है पूरा, तो पेल्विक रीजन का क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया, पेल्विक रीजन का प्रेशर बढ़ गया। इसकी वजह से, क्योंकि हार्ड स्टूल को आप पास कर रहे हैं ना, स्टूल क्या है, फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन लगा रहे हैं, तो हार्ड स्टूल को आप पास कर रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया। तो अब प्रेशर बढ़ा तो उसमें क्या हुआ आपका, जब प्रेशर बढ़ा तो सिक्रीट ऑफ लोकल सेरोटोनिन। तो क्या किया, बॉडी ने सिक्रीट किया सेरोटोनिन को, बॉडी ने सिक्रीट किया, सॉरी 2 मिनट,
हाँ, तो प्रेशर बढ़ा तो बॉडी ने सिक्रीट किया लोकल सेरोटोनिन। तो लोकल सेरोटोनिन सिक्रीट हुआ बॉडी से। लोकल सेरोटोनिन ने क्या किया? इंक्रीज वेनस कॉन्स्ट्रिक्शन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब क्या हुआ? यहाँ पे आपका क्या हुआ था? जब पेल्विक प्रेशर बढ़ा, आपने स्टूल पास ऑन किया, स्टूल पास ऑन ने फ्रिक्शन किया, तो ब्लड वेसल्स क्या होंगी? बल्ज हो जाएंगी। अब ये ब्लड वेसल्स बल्ज हो गई तो स्टूल मोर डिफिकल्टी हो गई पास ऑन करने में, पास ऑन नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ? बॉडी ने सेरोटोनिन सिक्रीट किया। सेरोटोनिन ने क्या किया कि वेनस कॉन्स्ट्रक्शन किया, यानी जो ये ब्लड वेसल्स हैं इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम किया, यानी इनको वापस अपनी नॉर्मल लेवल पे, जो ये बल्जिंग ब्लड वेसल्स थी इनको क्या करा कि अपनी नॉर्मल लेवल पे कॉन्स्ट्रिक्ट किया, जिससे स्टूल आसानी से पास ऑन हो जाए। वेनस कॉन्स्ट्रक्शन हुआ और यहाँ पे जो भी डैमेज हुआ था, जो भी ये डैमेज क्रिएट हुआ था, इसमें प्लेटलेट एग्रीगेशन किया। जो भी यहाँ पे कैनाल पे जो भी डैमेज हुआ था इसको सही करने के लिए उनने वहाँ पे प्लेटलेट्स एग्रीगेशन किया। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन किया यानी प्लेटलेट्स वहाँ पे आ गए डैमेज को रिव्यू करने के लिए। और सेरोटोनिन ने क्या किया कि कॉन्स्ट्रिक्ट किया, जो ये फूली हुई वेसल्स थी इनको नॉर्मल में लाया और वहाँ पे प्लेटलेट्स आ गए एग्रीगेशन यानी इसको हील करने के लिए। नाउ इसके दौरान क्या फर्दर आपको, अगर इस कंडीशन के बाद क्या हुआ, फर्दर आपको कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हुई। फर्दर क्या हुआ? कॉन्स्टिपेशन है, बंदे को फर्दर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है इसके बावजूद भी। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या हुआ? इंक्रीज स्टेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन। फिर से क्या हुआ? हार्ड स्टूल पास हुए, हार्ड स्टूल पास होंगे तो फिर से आपको डेफिकेशन में दिक्कत होगी, यहाँ पे फिर से प्रेशर पड़ेगा, तो वेनस ड्रेनेज इम्पेयरमेंट। अब इस बार क्या होगा? एक तो वहाँ पे लाइनिंग थिक कर दी थी, प्लेटलेट्स भी एग्रीगेट हो गए थे, फिर भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से लगातार स्ट्रेस पड़ता जा रहा है, तो क्या होगा? वेनस ड्रेनेज का इम्पेयरमेंट होगा, वेनस ड्रेनेज काम करना बंद कर देगा, इम्पेयरमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर कॉन्स्ट्रक्शन और इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रक्शन जो है फर्दर और इंक्रीज होगा, ब्लड वेसल बल्ज होती जाएंगी, कॉन्स्ट्रक्शन बढ़ता जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा? ब्लीडिंग, इचिंग और पेन कंडीशन आएगी और आखिर में आपको ये हो जाएगा, सॉरी, आखिर में आपको जो है ब्लीडिंग, इचिंग, पेन होगी और इसी कंडीशंस को हम बोलेंगे कि इंसान को पाइल्स की दिक्कत हो रही है। तो यही है, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन हुआ, कॉन्स्टिपेशन की वजह से इंट्रापेल्विक प्रेशर जो है हमारा बढ़ जाता है। इंट्रापेल्विक प्रेशर जब ब्लड बढ़ जाएगा, जो ब्लड वेसल्स हमारी बल्ज हो गई हैं उनको नॉर्मल करने के लिए बॉडी क्या सिक्रेट करेगी? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन सिक्रेट करेगी, तो सेरोटोनिन जब बॉडी सिक्रेट करेगी, सेरोटोनिन करेगा वेनस का कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वेनस कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा यानी जो ये बल्जिंग ब्लड वेसल्स थी ये बल्ज हो रखी हैं, इनको कर देगा आपका नॉर्मल। ये इसने नॉर्मल कर दिया, ठीक है, इसने क्या करा? कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। और जो यहाँ पे इसका जो नुकसान हुआ था, एरर हुआ था, जो भी इसमें इन्फ्लामेशन या जो भी कंडीशन थी उसके लिए यहाँ पे भेजेगा प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स भेजेगा इसको ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी क्या है? आपको फर्दर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो रही है और इंक्रीज स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन। डेफिकेशन में क्या होगा? अगर फर्दर कॉन्स्टिपेशन है तो फिर से क्या होगा? फिर से हार्ड लम्स की वजह से क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, फिर से ब्लड वेसल बल्ज हो जाएंगी और उसके बाद बल्ज हो गई तो वेनस ड्रेनेज का इम्पेयरमेंट हो गया, अब ये काम नहीं कर पाएगा ज़्यादा, तो उसकी वजह से कॉन्स्ट्रक्शन वहाँ और बढ़ जाएगा और यहाँ पे फाइनली हो जाएगी, आई एम सॉरी, तो फाइनली बंदे को जो है वो पाइल्स की कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल फीचर्स। तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हमारे रहेंगे पाइल्स की कंडीशन में? तो सबसे पहले जो है क्लिनिकल फीचर वो रहेगा आपका पेन लेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स, यानी बाउल मूवमेंट्स के दौरान जो होगी पेनलेस ब्लीडिंग देखी जाएगी आपकी, यानी ज़्यादा पेन, जो ब्लीडिंग होगी उसमें पेन नहीं होता है बंदे को। नाउ ब्राइट रेड ब्लड ऑन स्टूल, जब स्टूल्स में आप देखेंगे, जो स्टूल जो आप पास करेंगे उसमें ब्राइट रेड कलर का ब्लड आपको दिखाई देगा। इचिंग और इरिटेशन इन एनल रीजन, अगर एनल रीजन में हुआ है आपका हेमोरॉइड्स तो वहाँ पे क्या होगी? इचिंग की कंडीशन होगी, खुजली होगी, इरिटेशन होगी बार बार। पेन एंड डिस्कम्फर्ट, अगर बैठ रहे हैं उठ रहे हैं तो उसमें पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। एनल रीजन में दर्द होगा, एक होगा, और पेन स्पेशली वाइल सिटिंग, यानी बैठ रहे हैं उठ रहे हैं तो उसमें दर्द होने वाला है आपको एनल रीजन में। सेंसेशन ऑफ बर्निंग एंड इचिंग अराउंड द एनस, एनस के अराउंड क्या होगी? इचिंग होगी और सेंसेशन ऑफ बर्निंग सेंसेशन आपको दिखाई देगी। उसके बाद स्वेलिंग अराउंड द एनस, एनस के अराउंड स्वेलिंग होगी। अलम नियर एनस विच मे बी पेनफुल और सेंसिटिव, तो एनस के अराउंड क्या होगा? आपका पेन होगा, स्वेलिंग होगी और सेंसिटिव होगा, वो एरिया जो है एनएस के अराउंड जो एरिया होगा वो सेंसिटिव होगा। और उसके बाद लीकेज ऑफ फीसेस इन सीवियर कंडीशन, और सीवियर कंडीशन में क्या होगा? फीसेस, जो आपका फिकल मेटल है, जो आपका स्टूल्स है, उसका लीकेज भी हो सकता है, क्योंकि अगर काफ़ी सीवियर कंडीशन अगर हो गई आपकी पाइल्स की। सो नेक्स्ट हम देखते हैं डिग्री ऑफ सीवियरिटी। अब पाइल्स कितना सीवियर है, कितना सीवियरिटी है उस पाइल्स में, वो हमें पाइल्स की डिग्री से पता चलता है, यानी कितने डिग्री का वो है। सो 4 ग्रेड में हम पाइल्स को डिवाइड करते
करते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 यानी लेस सीवियर है, ग्रेड 2 फर्दर सीवियर है, ग्रेड 3 इससे ज़्यादा सीवियर है, ग्रेड 4 बहुत ज़्यादा सीवियर। तो इस तरीके से हम पाइल्स को जो है आपका डिफ्रेंशिएट करते हैं सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। जितना ज़्यादा ग्रेड उतना ज़्यादा सीवियरिटी हमें पाइल्स में देखी जाती है। तो सबसे पहले ग्रेड 1 में अगर देखी जाए तो ग्रेड 1 जो लेस सीवियर है उसमें क्या है, देखिए हमने इसमें डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है कि ग्रेड 1 में देखिए जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं बल्ज हो रही हैं वो अंदर ही बल्ज हैं, देखिए बल्जिंग इनकी कम है और एनस तक अभी ये रीच नहीं हुई है। एनल रीजन में ना रेक्टम के अंदर ही बल्जिंग हो रही है लेकिन लेस अमाउंट में बल्जिंग है। तो ये है ग्रेड फर्स्ट। देन ग्रेड सेकंड में देखिए ये बल्जिंग फर्दर बढ़ गई, थोड़ा अगर कंपेयर करेंगे ग्रेड 2 से तो ये बल्जिंग जो है बढ़ रही है, ठीक है, ये बल्जिंग बढ़ जाएगी। तो ये है थोड़ा मोर सीवियर कंडीशन, मोर थोड़ा इससे ज़्यादा ग्रेड 1 से, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेड 2। अब ग्रेड 3 में देखिए ये बल्जिंग जो है बढ़ते 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 आपकी एनस लाइनिंग जो है एनल लाइनिंग एनल कैनाल उसको लगभग टच कर दी है नहीं, ये नीचे लगभग टच करने वाली है या टच कर दी है, तो इसे हम बोलेंगे ग्रेड 3। ग्रेड 3 में क्या होगा कि जो बल्जिंग है, जो इंटरनल पाइल्स जो है उनकी जो बल्जिंग है ब्लड वेसल्स की वो एनल कैनाल को टच कर रही है, एनल लाइनिंग्स को टच कर रही है। इन दो में टच नहीं कर रही थी, इसमें फॉर्म होनी शुरू हुई थी, इसमें हल्के हल्के बढ़ रही थी बट टच नहीं कर रही थी। ग्रेड 3 में ये एनल लाइनिंग को टच कर लेगी तो ये मोर सीवियर कंडीशन है। नाउ ग्रेड 4 में जो है बल्जिंग बहुत बढ़ गई है और एनल लाइनिंग के बाहर आ गई है, यानी हम एनएस से बाहर इस बल्जिंग को प्रॉपरली देख सकते हैं। बल्ज आउट हो जाएगी, ब्लड वेसल इतनी बढ़ जाएंगी कि एनएस से बाहर आ जाएंगी, बल्ज आउट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा ग्रेड 4, यानी ये मोस्ट सीवियर कंडीशन है। और थर्ड और फोर्थ दोनों ही सीवियर कंडीशन में हमें जो है सर्जिकल मेथड का यूज़ करना पड़ता है। ये दोनों ही कंडीशन ऐसी है जिसमें हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट पर्सन्स को देना पड़ेगा। सो ये था डिग्री ऑफ सीवियरिटी की, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि पाइल्स किस स्टेज में है, किस ग्रेड में है। तो ये थी उसकी डिटरमाइन करने की आपकी कंडीशंस। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस। पाइल्स का डायग्नोसिस हम कैसे करें, कैसे पाइल्स डायग्नोस करें। तो सबसे पहले देखेंगे कि हिस्ट्री कलेक्शन इन फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है या नहीं है, या आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप कितना आपका फूड कैसा ले रहे हैं, तो हिस्ट्री लेंगे उसकी प्रॉपर। नेक्स्ट उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम, एनएस के अराउंड जो है पालपेट करके देखेंगे, स्वेलिंग तो नहीं है, डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है, रेडनेस, ये सब चीज़ें ना। उसके बाद हम कराएंगे सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट पेशेंट का। ना फिर डिजिटल रेक्टल एग्ज़ाम कराएंगे। डिजिटल रेक्टल एग्ज़ाम रिजल्ट क्या होता है, हम इंसर्ट करते हैं अपनी फिंगर्स इंसर्ट करके हम वहाँ पे देखते हैं कि कितना डिग्री में आपका पाइल्स अकर हो रहा है, या इंटरनल मास ब्लड वेसल कहाँ पे बल्ज आउट कर रही है। ये सब चीज़ें डिजिटल रेक्टल एग्ज़ाम में देखी जाती हैं। देन उसके बाद एनोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी कराएंगे। इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट हम पास ऑन करते हैं एनल रीजन में। कोलोनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी ये भी सेम तरीके से प्रोसेस हो जाती हैं। देन लास्ट आता है एक्सरे। एक्सरे से भी हम जो है पाइल्स की कंडीशन को देख सकते हैं। सो ये सब है डायग्नोसिस आपका। इन सब तरीक़ों से आप जो है डायग्नोस कर सकते हैं आपके पाइल्स को। देन उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं आपका कि अब हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पाइल्स का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले जो बेसिक मैनेजमेंट है जो हम देते हैं पेशेंट को, अगर सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है तो वार्म स्लिट्स बाथ ये होता है, एक टब में आप एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स या कोई भी सॉल्यूशन डाल के जो है पेशेंट को उसमें बैठने को बोलते हैं, ताकि जो है वो क्या हो जाए, इन्फेक्शन वहाँ पर जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाए। उस पानी में उस मतलब मेडिकेटेड वाटर में पेशेंट बैठता है, उसको हम बोलते हैं स्लिट्स बाथ। नेक्स्ट डाइटरी चेंजेस कराएंगे। उसकी डाइटरी हैबिटेट्स में हम फाइबर्स इंक्रीज़ करेंगे, मोर फाइबर्स फूड ले, मोर फ्रूट्स ले, ज़्यादा ऐसा फूड ना ले जो उसके कॉन्स्टिपेशन को फर्दर इंक्रीज़ करे। उसको एक्सरसाइज, नॉर्मली हम एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे कि एक्सरसाइज करे और हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जाए। देन उसको न्यूट्रल फाइबर वाले इनर वेयर्स को हम प्रमोट करेंगे, क्योंकि अगर उसके एनल रीजन में हो रखा है, अगर हेमोरेज जो है उसका एक्सटर्नल है, तो हम उसे सजेस्ट करेंगे कि आप न्यूट्रल फाइबर्स जो है उस क्लोथिंग इनर वेयर के साथ प्रेफर करें, ना कि एज़ कम्पेयर अदर इनर वेयर्स के साथ। तो ये था हमारा नॉर्मल मैनेजमेंट। जब सीवियरिटी ज़्यादा नहीं होगी हम डे टू डे लाइफ में उसके क्या चेंजेस करेंगे। नाउ अब हम आते हैं मेडिकेटेड ट्रीटमेंट में। तो मेडिकेटेड ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, सबसे पहले हम उसको कोई भी एंटीबायोटिक्स देंगे, जैसे कि एमॉक्सिलिन और क्लेवोनेनिक एसिड की टैब, या ऑफ्लॉक्सिन ऑजरजिनोट ऑड्रिडाजोल की टैब। तो एमॉक्सिलिन और क्लेवोनेनिक एसिड की टैब जो आती है वो मॉक्सिकाइन CV625 करके आती है। सो हम ये दे सकते हैं, ऑफ्लॉक्सिन की टैबलेट्स दे सकते हैं। तो कोई भी एक एंटीबायोटिक टैबलेट्स हम उसके चलाएंगे। देन टू स्टॉप ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम आपकी ट्रैपिक ट्रैप देंगे, ठीक है।
ट्रैक्सेनामिक एसिड टैब देते हैं, ट्रैपिक टैब करके ये मार्केट में ब्रांड नेम से आती है। सो हम ब्लीडिंग रोकने के लिए, अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है तो इस टैब का हम जो है टैबलेट का हम उपयोग करेंगे। देन आता है ऑइंटमेंट एंड क्रीम। तो अब जो है जब वो स्टूल पास ऑन करेगा या कोई भी डे टू डे लाइफ करेगा जिसमें उसको जो है डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उस पेन को कम करने के लिए हम ऑइंटमेंट या क्रीम देंगे। तो वो क्रीम में बेसिकली होता क्या है, लिग्नोकेन होता है जो कि एनेस्थेटिक है, जिंक, हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट होता है, स्मूथ करके ये मार्केट में आती है आपका ऑइंटमेंट। इसको क्या होता है, इसको लगाएगा तो उसके जो है सेंसेशन वहाँ पे कम हो जाएगी, यानी उसको पेन से रिलीफ मिलेगा, डिस्कम्फर्ट से रिलीफ मिलेगा। और इसको यूज़ कैसे करेगा, जब भी वो बॉल मूवमेंट्स पास करने जाएगा तो उसके पहले जो है वो वहाँ पे एनल रीजन पे अपना स्मूथ को लगा के जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसको डिस्कम्फर्ट कम होगा, पेन कम होगा पास करने में। देन अगर उसको पेन ज़्यादा है तो हम एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल्स की टैबलेट दे सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे ए मिसिंग हो गया, एसिक्लोफिनेक। देन इचिंग अगर है तो उसको लिवोसिट्राजिन की टैबलेट्स हम दे सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए, हाँ मेन जो है कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है तो उसको लैक्सेटिव सिरप देंगे, जो क्रिमेफिन नाम से आती है। कोई भी लैक्सेटिव सिरप जो आप प्रेफर करना चाहें अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करते हैं। एंटीबायोटिक्स चलाते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, अगर ब्लीडिंग है तो उसको रोकने के लिए हम ट्रैपेक टैब देते हैं, या कोई भी स्टॉप ब्लीडिंग के लिए जो भी टैबलेट आप प्रेफर करना चाहिए वो देंगे। देन एक हम उसको लिग्नोकेन जेली का जो है ऑइंटमेंट देंगे ताकि उसकी सेंसेशन पेन को कम कर सकें बिफोर बाउल। पेन के लिए हम उसे देंगे, अगर सीवियर पेन है तो, इचिंग है तो उसके लिए देंगे। एंड कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हम एक लैक्सेटिव सिरप देंगे। तो इस तरीके से पाइल्स का जो ये मॉडर्न एस्पेक्ट था हमने देख लिया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में।